तो कोई केस ऐसा जो आपको भी लगा हो काफ़ी शॉकिंग? पिंकी खाका केस था जिसमें एक तांत्रिक के चक्कर में एक घर के सारे लोगों का मर्डर हो जाता है। अगर मेरे क्राइम पेट्रोल के मेरे जो छोड़ने के टाइम तक के एपिसोड्स हैं ना, वो मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को देखना, क्यों? क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया हुआ है। आप क्या एडवाइस दोगे किसी को कि क्राइम पेट्रोल देखें या ना देखें? उदयपुर में एक हनुमान मंदिर है दिल्ली गेट पे, वहाँ के एक पुजारी ने एक लड़की का मर्डर किया और क्राइम पेट्रोल देखा मर्डर करके, फिर उस कैसे बॉडी को ठिकाने लगाया उसने, उस तरीके से एक ड्रम के अंदर बॉडी को डाल के सीमेंट डाल के डंप कर दिया था। तो एक बार सर आप अपना रोल भी बता दीजिए जिनको नहीं पता ऑडियंस में। पांडे जी तो राउंड अप पे गए, कहती मुझे बाहर निकालो। मैं कहता हूँ ऐसे अंदर वाले कब बाहर जाएंगे, बाहर वाले डिसाइड करते हैं, अंदर वाले नहीं करते। मैंने की थी वांटेड सलमान खान साहब वाली। अब वो एक आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए सामने, उनमें से एक मैं हूँ। जो मुंबई अटैक हुआ था ना कसाब वाला, हाँ जी, उसके बारे में मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद आई मेरी जिंदगी में द डर्टी पिक्चर विद विद्या बालन जी। मतलब इसमें मेरी आखिरी लाइन है कि स्टार्स जब खत्म होते हैं तो अंधेरों में खो जाते हैं, और ये खालीपन का अंधेरा जब खाता है ना तो सबसे पहले स्टार्स की चमक को खा जाता है। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं इज़ मिस्टर गुलशन पांडे। आप उनको भली भांति जानते होंगे, आपने उनको क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, पीके में देखा होगा, नहीं तो द डर्टी पिक्चर में देखा होगा। उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं, काफ़ी सारे शोज़ करे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एक्टर। और आज हमने उनसे बात करी है उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी जो टीवी शोज़ रहे उसके बारे में, जो उन्होंने मूवीज़ करी उसके बारे में, कैसे कैसे एक्सपीरियंस उनका डिफरेंट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के साथ रहा। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और हाँ, भूलिएगा नहीं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं गुलशन सर आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। और ये साइकोरियन टॉक्स देखने वाले भी सब अच्छे हैं। हाँ सबको शुभकामनाएं। ओके तो सर सवालों से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले आप ये थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जो सब जानना चाहते हैं, मैं भी, ऑडियंस भी। जर्नी साहब, मेरी पटियाला एक छोटा सा शहर है पंजाब में, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई। वहीं मैं पंजाबी रंगमंच से जुड़ा 1986 में। और फिर मैं जर्नी में जो मेरी बेवकूफ़ियाँ वो भी बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में धर्मेंद्र सर को सुना था। जयमाला प्रोग्राम एक आता था रेडियो पे जी। जिसमें फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम होते थे। कोई भी स्टार आता था और कुछ गाने सुनाए जाते थे। तो उसमें धर्म जी की मैंने, धर्मेंद्र सर जो है हमारे, हाँ जी, उनकी मैंने ये सुनी थी कि मैं, वो भी दिलीप साहब के फ़ैन थे जी। उन्होंने बताया कि मैं गरीब किसान का बेटा था और मुझे भी शौक़ था कि मैं दिलीप साहब की तरह एक्टर बनूं, लेकिन उसके लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत तो थी नहीं। ओके। तो अब मेरे ये पता नहीं उन्होंने ये बोला भी था या मेरे को ऐसा लगा कि इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। तो मेरा उस छोटी उम्र में ही पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट गया। ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी मुझे बार बार महसूस हुई। मैं बीए फेल हुआ। ओके। पढ़ाई में मन ही नहीं था, थिएटर करते थे तब भी। तो मैं 87 में बीए में फेल हुआ, 86 में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। और वो पूरा साल मैं पढ़ाई छोड़ के सिर्फ रिहर्सल्स और अपने कैरेक्टर पे ही काम करता रहा। तो वहाँ से शुरू हुई कहानी। फिर चलते चलते फिर मैंने एक और प्रोग्राम में सुना था परेश रावल साहब को जी। वो कहते हैं कि जब हम मुंबई में थे तो हमें पता चला दिल्ली में एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, नसीरुद्दीन शाह। हाँ जी। तो उन्होंने एनएसडी बोला होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, एनएसडी है ना, जहाँ से बहुत बड़े स्टार्स, आज तो बहुत बड़ा नाम हो चुका है। जी। तो शायद वो उन्होंने बोला ही होगा, अगर नसीर बोला है तो वो भी बोला होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं दिल्ली में रंगमंच करूँगा, थिएटर करूँगा, तो शायद बॉम्बे जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से कनेक्शन है मुंबई का। हाँ जी, बिल्कुल। एनएसडी मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने 87 में बीए फेल होने के बाद बड़ी जुगत लगाई कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। मम्मी वगैरह जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैं इकलौता संतान, बेटी बहन की शादी हो चुकी थी और इकलौता लड़का बचा हुआ, उसको जाने देना नहीं चाहते थे। प्यार बहुत करते थे, छोटा था मैं। लेकिन मैं लगा के बहाने और दिल्ली चला गया कि मैं वहाँ थिएटर करूँगा और मेरा नाम मुंबई पहुँचेगा और फिर मैं मुंबई पहुँचूँगा। ओके। तो दिल्ली में आके फिर बड़ा कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, भूखे रहे, पैदल चले। उसने ज़िंदगी सिखाई क्या होती है, और उसने शायद एक अच्छा एक्टर बनने में उसने बड़ी मदद की। और उन्हीं दिनों मैंने 88 में मैंने एक प्ले देखा, आज़र का ख्वाब,
हिमानी शिवपुरी जी उसमें वो प्ले कर रही थी एक रोल बड़ा अच्छा। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अब तक मैं जो कर रहा था वो शायद अच्छा नहीं था, मतलब मैं उतना खुला नहीं था स्टेज पे अपने कैरेक्टर्स को लेके। तो वहाँ उनको उस रोल में जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि अगर थिएटर करना है तो ऐसा करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके। तो फिर मैं अंदर से खुलना शुरू हुआ। थैंक्स टू हिमानी जी, आपने इतना अच्छा वो रोल किया था आज़र का ख्वाब में। और आप स्वस्थ रहें, और बहुत अच्छी कलाकारा हैं हमारे इंडस्ट्री की। और मैंने सिनेमा में शायद या तो किया होगा, मैंने वैसा देखा नहीं जैसा मैंने उनको स्टेज पे उतना अच्छा काम करते हुए देखा। मतलब बहुत अच्छे रोल मैम ने किए हैं, बहुत अच्छे, हर जगह अपने रोल को 100% दे जाती हैं वो। लेकिन वैसा कैरेक्टर उनको सिनेमा में नहीं मिला जैसा वो था। उसमें कई वेरिएशंस थे। एक अल्हड़ गंवार लड़की कैसे एक तहजीब याफ्ता लेडी बनती है किसी नवाबी ख़ानदान की, वो चेंज ओवर उस कैरेक्टर में, वो ग्राफ यहाँ से वहाँ जाना, वो कमाल था। तो फिर बस फिर मैं फिर दिल्ली में काम करना, क्योंकि वो था नहीं, पैसे वाले घर से नहीं हूँ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चपड़ासी थे मेरे पिताजी। ओके। तो मेरे पास तो था नहीं कि वो मेरे को फंड भेजें, मैं दिल्ली में गुजारा करूं। तो मेरे को अर्न भी करना था, लर्न भी करना था, ये सब कुछ चलता रहा। और फिर 90 में मेरी मुलाकात एक भोली भाली सी लड़की से हुई, ओके। जिससे मुझे इश्क हो गया। फिर हमने शादी कर ली। जी। फिर अब शादी कर ली तो दिल्ली में खुद भी भूखे मर रहे थे, उसे भी लेके तो मर नहीं सकते थे। तो वापस पटियाला चला गया। अब पटियाला में जाके, अब क्योंकि वहाँ रहने की समस्या नहीं, खाने की समस्या नहीं, पिताजी की जॉब से राशन फुल था, घर खुद का था, तो घर रहने लगे। लेकिन अब क्या, और जल्दी जल्दी 2 बच्चे भी हो गए। ओके। अब एक पिता की जिम्मेदारी भी शुरू हो गई, और मैं इस लायक था नहीं कि उठा सकूं, ना मेरी वो उस टाइम एज थी, क्योंकि मैंने 23 साल की उम्र में शादी की थी, 25 साल की उम्र में दोनों बच्चे हो गए थे। ओके। तो अब क्या किया जाए, तो मैं सोचता था, और मैं उन दिनों सिगरेट पीता था। ओके। ये कितना गंदा काम है, सिगरेट ना पिया करो यार प्लीज़। हाँ, तो मैं स्मोक करता था, और स्मोक करने के लिए ना एक कारखाना था, एक जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती है ना, आरी और जरदोजी बोलते हैं जी। तो वहाँ पे जाकर बैठा करता था। तो वहाँ पे सिगरेट पी के अपना, क्योंकि घर में पी नहीं सकते, घर वाले मारेंगे, डेफिनेटली। तो वहाँ सिगरेट पी के अपना आराम से चले जाता था। तो और देखा करता था जॉब मुझे कहीं मिल जाए, और जॉब भी ऐसी मिल जाए जो 4-5 बजे मुझे छोड़ दे, ताकि मैं रिहर्सल्स कर सकूं और मैं थिएटर अपना शुरू कर लूं वापस। ओके। तो ऐसी नौकरी कौन देगा, प्राइवेट कैसे देगा। हाँ। पढ़ाई में मैंने बताया बीए में फेल, तो होगा। वैसी कोई नौकरी अपने को सरकारी तो मिल नहीं सकती थी, कुछ भी ऐसा। तो फिर वो एक दिन जिनके यहाँ बैठ के सिगरेट पीता था, उन्होंने कहा यार, एक दूसरे को वो लोग बोल रहे थे कि इसका डिज़ाइन बना दे, खाका, एक बटर पेपर पे डिज़ाइन बनाया जाता है जिसपे एम्ब्रॉयडरी होता है। ओके। तो मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, तो मैंने कहा मैं बना दूं क्या। कहते आप बना लोगे। मैंने कहा क्यों नहीं बनाएंगे। फिर मैंने उनको बना के दिया, ओके। उनको बहुत पसंद आया। फिर कहते आप हमारा ही काम सीख लो, अच्छा। 90 रुपये नफरी मिलेगी 8 घंटे में। मैंने कहा लेकिन मैं शाम को 5 बजे चले जाया करूँगा। कहते हाँ चले जाना। ओके। तो फिर मैंने वो एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू किया। आरी और जरदोजी कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, हैंड वर्क बोलते हैं जिसको। ओके। ठीक है। तो वो मैंने किया, सीखा, 2 महीने में मैं ट्रेंड हो गया। उसके बाद मैंने अपना खुद का शुरू कर लिया, उसका ही काम। उसी का काम। जी। लेकिन वही था कि मेरे को रिहर्सल्स के लिए जाना होता था, तो मेरे जितने भी ऑर्डर्स होते थे वो बड़े लेट हो जाया करते थे, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं देता था। वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम था। हाँ। तो बस ये चलता रहा, बच्चे किसी तरह से बड़े होते रहे। जब वो 6th में पहुंचे बच्ची बेटी मेरी, तब आया मौका कि अब मुंबई जाना चाहिए। बहुत काफ़ी साल हो गए थे रंगमंच के साथ। तो मेरे को पटियाला में मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे साथी कलाकार थे, वो कहते थे यार तू बॉम्बे जा, तू राम गोपाल वर्मा का एक्टर है। उस टाइम राम गोपाल वर्मा सर का बड़ा नाम था, क्योंकि थोड़ा लुक भी वैसा नेचुरल सा, और काम भी मैं वैसे ही करता था। ओके। तो फिर 2003 में मैं मुंबई पहुंच गया सर। और मुंबई जाने की तैयारी मेरे पास कुछ थी नहीं, अपने पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर करता था ज़्यादा और काम करता था कम, तो दाल रोटी चलाने जितना ही करता था। जी। तो जाने के टाइम फिर मैंने क्या किया, अच्छा मैंने क्या सोचा, क्योंकि कढ़ाई का काम जो था, एम्ब्रॉयडरी, वो बड़ा टाइम लेता था। हाँ जी। तो मैंने वहीं दोस्तों के साथ मिलके ना स्टिचिंग भी सीखा, लेडीज़ ड्रेसेस को काट करके सिलना। हाँ। पंजाबी ड्रेसेस जो हाँ होती जी। हैं। और ये मैंने 15 दिन में सीख लिया होगा शायद, पता नहीं क्या लगन थी, क्या था। तो जब मैं मुंबई गया तो मैं एक सिलाई की मशीन, एक कैंची, एक इंच टेप और 3000 रुपये थे मेरे पास, ओके। और मैं मुंबई चला गया। ठीक है।
और फिर वहाँ पे दिन में 1-2 ड्रेसेस सिल लेनी, और कहीं से ऑडिशन आया, ऑडिशन दे देना था। बस यही थी लाइफ। और वो मैंने करीब 5-6 महीने किया होगा। उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ, छोटे छोटे से रोल, ओके। छोटे छोटे, मतलब कभी कोई मैनेजर है, कभी ड्राइवर है, कभी वन मैन ऑन द रोड है। कि एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ लोग देख रहे, अरे 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 एक्सीडेंट हो गया, ये जो होते हैं ना किलर्स होते हैं, वैसे कैरेक्टर करते रहे। वो करते करते फिर मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि 1 साल के बाद मैं आपको मुंबई ले जाऊंगा, ओके। वहीं एडमिशन कराऊंगा, क्योंकि मैं बच्चों से दूर फैमिली से दूर रहना पसंद नहीं होता ना हम सबको। तो वो ईश्वर ने मेरा वो सपना भी पूरा किया कि मैं, राजा मुखर्जी साहब हैं जो रानी मुखर्जी के भाई, ओके। उनका एक प्रोडक्शन हाउस था JR एंटरटेनमेंट। उनका एक सहारा 1 एक चैनल था हाँ, सुब्रतो जी मैंने का, सुना है, हाँ जी। जिसमें एक सीरियल था प्रतिमा, ओके, उनकी वाइफ उसमें मेन रोल करती थी। ठीक है। तो उसमें एक नौकर के रोल की ज़रूरत थी उनको। ओके, तो मुझे उनके प्रोडक्शन वाला जानता था, कहता एक नौकर का रोल है, कंटिन्यूटी मिल जाएगा आपको अगर पसंद आया तो। ओके। और मुंबई में सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। मेरे को बच्चों को लाना था, तो मैंने कहा ठीक है। वो कहते आ जाओ सेट पे। मैं गया, फिर एक ऑडिशन हुआ, फिर मैंने वो रोल किया। तो मैंने उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को मुंबई शिफ्ट कर पाया। जो मैंने प्रॉमिस किया था 1 साल वाला, वो वहाँ से पूरा हो गया। ओके। अब फिर और चलती है। अब बच्चे वहाँ एडमिशन तो हो गई, एक साधारण सा स्कूल था। मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, ओके। बिना ट्यूशन्स के, बिना क्लासेस के उन्होंने पढ़ाई। अपनी बेटी तो पोस्ट ग्रेजुएट है, बेटे ने ग्रेजुएशन तक किया। वो FTI वगैरह NSD के लिए उसने बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। ओके। खैर जाने दीजिए। तो ये बच्चों का जब मैंने एडमिशन करा दिया था, तो अभी काम मेरा उतना ही चलता था, बस लेना देना जो चल जाए। तो बच्चों की फीस मेरे ऊपर चढ़ गई बड़ी। ओके। तो एक रावण सीरियल आया था ZTV पे, रावण फिल्म एंड शॉर्ट्स, एक कंपनी थी गुलशन सचदेवा सर की। ओके। उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना जो पीछे हाँ पास जी, हाँ जी। एक जूनियर आर्टिस्ट से थोड़ा अपग्रेड होते हैं, जो सिर्फ एक्सप्रेशंस देते हैं। हाँ, यहाँ जो हो रहा है उसका सिर्फ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस। उसके ऊपर होते हैं छोटे आर्टिस्ट, वो अलग। ये मिडिल वाले होते हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, बस इतना करना होता है उनको। तो वो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तेरे को मैं दिलवा देता हूँ, 1500 रुपये पर एपिसोड मिलेगा, करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा यार, काम है नहीं यार, बता। तो उसके लिए हम लोग गए मुंबई के बाहर, गुजरात जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे वृंदावन स्टूडियो, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माइथोलॉजिकल सीरियल्स बने, रामायण वगैरह। ओके। तो वहाँ माइथोलॉजिकल के लिए है, वो बीच के किनारे बड़ा खूबसूरत स्टूडियो है, वृंदावन स्टूडियो। ओके। तो वहाँ फिर वो शुरू हुआ। लेकिन वहाँ जाके मालूम हुआ कि ये जो एक एपिसोड है जिसके 1500 मिलेंगे, वो 5 दिन में शूट होगा, और उसमें से 20% उस लड़के की कमीशन थी। तो काफ़ी कमी है। तो आप सोचो, मेरे को मतलब 250 रुपये पर डे पड़ने वाला था, लेकिन कुछ नहीं था ना, तो उस टाइम तो वो करना पड़ेगा। और बच्चों की फीस ऊपर से 1500 रुपये मेरे ऊपर थी, 1500 जो मुझे देना था। अब मैंने किया, वो शो करता रहे, 24 दिन तक वो चला मेरा काम। ओके। और उसके बाद जब 23वां दिन था ना, तो एक प्रोडक्शन वाला आके बोलता है, जो सर मुंडवालेगा बाल्ड हो जाएगा, पंडित का कुछ आने वाला है, 4 लोग चाहिए थे उनको बाल्ड, ठीक है। तो उसको 1500 रुपये कैश मिलेंगे। ओके। मैंने कहा एक तो मेरा सर ले लो यार, ये बच्चों की फीस बाहर से आ रही है। तो हमने वो किया। अच्छा, जो डायरेक्टर थे रंजन सर जी, रंजन कुमार सिंह, माइथोलॉजिकल के मास्टर हैं, ओके। बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो समझ गए थे इस दौरान कि ये जो पीछे खड़ा हुआ है, ये पीछे खड़े होने वाला आदमी नहीं है। ओके। ना सिर्फ मैं, ऐसे 2-3 लोग थे उस ग्रुप में। तो फिर वो उस दिन जो मेरा लास्ट डे था वहाँ, तब वो था जब रावण युद्ध के लिए जाते हैं, हाँ, राम जी से। जी, तो वो, क्योंकि वो खुद एक प्रख्यात पंडित थे, तो एक यज्ञ करते हैं। हाँ जी। उस यज्ञ में उन्होंने एक पुरोहित बुलाया हुआ था, बाकी हम लोग जो थे ऐसे खड़े होके बस ये करने वाले थे, ओ मंग, वो चल रहा था। ओके। तो वो पंडित जो थे वो रियल पंडित थे, गुजरात से ही लेके आए थे। अच्छा। वो अब जो रियल होते हैं वो तो रियल होते हैं, हाँ, वो फिल्म का तो समझते नहीं। तो वो बड़े 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 करके बोल रहे थे। अरे डायरेक्टर साहब ने 2-3 बार समझाया है, रंजन सर ने, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे को बोलते तुम करोगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे सर। तो फिर वो जो पुरोहित था वो मैं बना। ओके। तो हमने वो किया। तो वहाँ से खैर जो भी है ये सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद तो कृपा होती रही मालिक की, चल रहा है अभी तक। ओके। तो सर ये ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं बोर तो नहीं हो गए सर? ओके। तो सर हम, जैसे मैं भी हूँ और मेरे साथ के सब है काफ़ी लोग, हम आपको क्राइम पेट्रोल की वजह से बहुत जानते हैं। उसकी वजह से लाइक 11 से 12 बजे वाला आपका वो।
तो सर थोड़ा कुछ क्राइम पेट्रोल के बारे में बताइए। क्राइम पेट्रोल देखो मैं ज़िंदगी में कैसे आया। अब मैं करता था वनडे करके, जो छोटे छोटे रोल होते थे, 1500 कहीं 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 2000, बस ये रेट होता था। उसमें से भी 20% कहीं 25% कमीशन से होती थी। तो हम लोग ऐसे खाली दिन कहीं भी ऐसे घूमने निकल जाते थे, तो वहाँ एक दोस्त खड़े हुए थे, कुछ कहते ये ना उधर ऑडिशन चल रहा है, रामलीला के कैरेक्टर चाहिए, एक फिल्म का ऑडिशन है। ओके। मैंने कहा अच्छा जी। तो अब अच्छा, उन दिनों क्या होता था, मेरे को भी लोग ऐसे मना कर देते थे, यू आर नॉट फिट। ओके। मतलब ऑडिशंस देने जाओ ना, वो देखते हैं आपको ऊपर से नीचे तक, ना यू आर नॉट फिट करके भेज देते हैं अच्छा, ओके, फिजिकली। और आपको उस टाइम क्या हार्ड कॉपीज आपकी फोटोग्राफ देनी पड़ती थी, जो बड़ा महंगा काम था। अभी तो ईमेल का ज़माना, आप फ़ोन से फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हो। तब क्या होता था, स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवा के हम लोग रखते थे, फिर उसकी कई कॉपियाँ बनाते थे। फिर जिस ऑफिस में जाते थे वो 4-5 कॉपीज़ ले लेता था, तो बड़ी महंगाई थी, तो अपने लिए बड़ा मुश्किल था, पैसे भी नहीं होते थे। खैर वो लोग नॉट फिट कर देते थे, तो अपना कोई टेंशन नहीं। तो जब इसने बताया कि फिल्म के कैरेक्टर रामलीला के चाहिए, तो मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खुला, सामने एक सज्जन खड़े थे। मैंने कहा क्या मैं फिट हूँ सर? पहले ही मैंने पूछ लिया कि वो मना करेंगे, तो वो कहते 1 मिनट। वो अंदर गए, एक स्क्रिप्ट लेके आए, बोलते ये रामलीला देखिए कभी? मैंने कहा सर मैंने तो की भी है। ओके। तो ये आपको करना है, ये रावण का रोल है। मैंने कहा लेकिन सर मैं रावण कहाँ से लगता हूँ? ओके। अपनी नज़र में रावण एक मोटा पेट वाला बड़ा सा ये वैसा। तो कहते आप तो बस ये तैयार करो। मैंने कहा अच्छा। कहते लाउड चाहिए। मैंने कहा ओके सर। मैंने पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, फनी लाइंस थी। रे वानर तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच के लाई, सेनापति बुझा दो इसकी बत्ती। कॉमेडी थी, ये तो है, कॉमिक लग रहा तो मैंने कहा यार ये अच्छा है। तो मैंने उसको लाफ्टर लेके और ये लाइंस बोली। अभी मैंने बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बड़ी हाई पिच पे। उनको लाउड चाहिए था ना, है। ओके। रे वानर ऐसा वाला। तो ये वाला, तो उस वो रोल मैंने किया। ओके। वो रोल ने जोड़ा मुझे क्राइम पेट्रोल से। ये थे संजय वर्मा सर, ओके। जो ऑडिशन कर रहे थे। फिर ये संजय वर्मा सर ने मुझे ना फ़ोन किया उन्होंने बाद में मुझे कि गुलशन जी एक क्राइम का शो है, क्राइम पेट्रोल, उसमें एक हमको ना बड़ा सशक्त इंस्पेक्टर चाहिए, क्या आप करोगे? तो मैंने कहा यार क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं उस जगह पे गया था जहाँ क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग होती थी। वहाँ 100-150 लोग बैठे थे लंबी लाइन में। ओके। तो मैंने कहा इतनी भी मारो मारी नहीं है, अपने को तो मिल ही जाता काम कहीं से छोटा मोटा गुजारे लायक। तो मैं उस लाइन में नहीं लगा। ओके। और ये हुआ कि इस ऑडिशन के बाद मेरे को डायरेक्ट वहाँ से कॉल आया, जिसमें अब कोई लाइन नहीं थी। मैं सीधा गया, मेरे को स्क्रिप्ट दी गई, सामने कैमरा था, मैंने ऑडिशन दिया और फिर वो हो गया वो स्टोरी में। और जब मैंने पहला ही शॉट दिया, ये थे मिस्टर अमित झा, ओके। क्राइम पेट्रोल के लिए उनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। तो भाई साहब ने मास्टर शॉट होने के बाद मुझसे कहा कि गुलशन जी आपके जैसे इंस्पेक्टर बहुत कम है इंडस्ट्री में। अब मुझे नहीं पता कि ये क्राइम पेट्रोल क्या करने वाला है मेरी लाइफ में। मैंने वाइफ को आके बोला कि इनका ना एपिसोडिक स्टोरीज होती हैं, तो ये हर महीने एक स्टोरी मुझे मिलेगी, क्योंकि इनको मेरा काम बड़ा अच्छा लगा है। तो 3,500 रुपये पर डे था उसमें, मेरी पहली स्टोरी में, और 3 दिन में स्टोरी होने वाली थी। मतलब 10,500 एक ही जगह से आ जाएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो वैसा ही रहा। फिर मैंने महीने में 2-2 कहानियाँ भी की। फिर जब ये डायल 100 शुरू हुआ, तब मैंने तो शायद 5-5 भी स्टोरीज की एक महीने में। एक महीने में। हाँ, लेकिन पैसे बढ़ गए थे, कितने हुए थे वो नहीं बताऊँ। वो तो ओके। ईडी वीडी वाले भी सुन सकते हैं ना। हाँ, सुन सकते हैं। तो सर ये जो इसका सिलेक्शन होता है केसेस का, ये कुछ आपको आइडिया कैसे नहीं होता नहीं, ये ना एक रिसर्च टीम है। ओके। ये उसका काम है कि वो ढूंढे। देखिए सर, अभी वो चैनल हो या कोई भी हो, वो वहाँ बैठे हैं सिर्फ इसके लिए, हाँ। है ना। हमारी लाइन क्या है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना। हम चाहे उसको, अब हमको तो जीनी है वो जिंदगी जी। बाकी रिसर्च टीम को तो देखना है किससे टीआरपी आने वाली है, तो वो टीआरपी के लिए काम करता है। ओके। तो सर कभी कोई ऐसा केस आपने, डेफिनेटली इतने सारे आपने केस करे हैं, तो कोई केस ऐसा जो आपको भी लगा हो काफ़ी शॉकिंग? एक है बहुत साल पहले, जब मेरी तीसरी या चौथी स्टोरी होगी क्राइम पेट्रोल की, वो था पिंकी खाका केस। यूट्यूब में शायद हो तो देखना आप। वो पिंकी खाका केस था जिसमें ये एक तांत्रिक के चक्कर में एक घर के सारे लोगों का मर्डर हो जाता है। ओके। एक 12-13-14 साल की बच्ची अंदर नमक लेने गई थी, वो रह जाती है जिंदा, बाकी सबको वो काट देते हैं। माँ बाप, एक भाई, एक बहन, पता नहीं, सबको काट देते हैं। तो उसमें वो जो इंस्पेक्टर था ना, वो अभी
सीन कैसा है पता नहीं, लेकिन जब उसका सब इंस्पेक्टर है वो अंदर आता है 2 दिन के बाद, जब सड़ी हुई 2 दिन वो लड़की अंदर दबी रही थी, वो बस चली गई थी कहीं, क्योंकि लाशें घर में ही पड़ी हैं। तो ये जब पुलिस आती है, जब पता चलता है, तो वो सब इंस्पेक्टर ऐसे नाक पे रुमाल रख लेता है और ये इंस्पेक्टर उसे सिर्फ लुक देता है जो मैं कर रहा था जी। और वो वैसा था क्योंकि सीन ऐसा क्रिएट किया गया था, मक्खियाँ लाई गई थी उसमें ब्लड वगैरह डाल के, उससे कि उस पर मक्खियाँ भिन भरा रही हैं, सड़ गया। तो और तब मैंने नया नया शुरू किया था क्राइम पेट्रोल, और मेरे से खून क्या किसी को इंजेक्शन लगते हुए भी मैं देख नहीं सकता हूँ। तो वैसा बोला, क्योंकि आपको जाना पड़ता है ना कैरेक्टर, तो वैसा वाला फील आया था। तो उसके बाद तो धीरे धीरे आदत सी बन गई, जैसे पुलिस वालों की बन जाती है, फिर वो मारना कूटना सब बराबर हो जाता है वो, क्योंकि ये जिनका मर्डर होता है ना, ये झाड़ फूक करते हैं, क्योंकि गांव वालों को सिर्फ झाड़ फूक पे विश्वास था, डॉक्टर पे नहीं था। कि झाड़ा लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। था ना, तो ये क्या करता था, जड़ी बूटी खिला देता था और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे मोर पंख मार देता था। कुछ आता नहीं था उसको, सिर्फ उसको जड़ी बूटियों की थोड़ी नॉलेज थी। डॉक्टर तक वो जाते नहीं थे, तो बच गया उसकी जड़ी बूटी से। तो एक तांत्रिक था जो इन सब का फायदा उठाता था। वो कहता था मैं ठीक करूंगा करके, वो लाउड वाला बंदा था। तो उसकी दुकानदारी खत्म हो रही थी ना, इसलिए इनको मरवा देता वो। अच्छा, हाँ ऐसा था, एक आदमी को भड़का के इनको मरवा देता। तो सर आप ये बताएं थोड़ा कि एक जो आपका शूट का दिन होता है वो कैसा रहता है, कैसे जाता है वो दिन? हाँ, शूट का दिन जो होता है ना, वो तो जैसा जाता है वैसा जाता है। जो उसकी एक पहले की शाम होती है वो बड़ी प्यारी होती है, और रात को नींद भी नहीं आती कई बार, और सुबह का अलार्म जो लगा तो उससे पहले आंख भी खुल जाती है। वो अभी तक जिंदा है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँ, ये काम के लिए प्रति वो जो होती है, इसको क्या बोला जाएगा, जो तड़प, जो लगन, वो जिंदा रहे बस। तो सर आपने पीके मूवी में भी काम किया है? पीके काम किया, पीके मूवी में भी काम किया है आपने? बिना भी काम किया जब पीके में मैंने काम किया जी। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, आपने राजकुमार हिरानी जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? अरे बड़े ग्रेट डायरेक्टर हैं सर, हम सभी जानते हैं, मेरे शब्दों से बड़े नहीं बनेंगे वो। उनके बारे में बोलना मेरे तो औकात भी नहीं है। अरे सर, तो बड़े ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बड़े ही अच्छे डायरेक्टर हैं। बड़ा क्या करते हैं वो सिनेमा को, आप सोचिए। मुन्ना भाई MBBS हमने देखी, फिर लगे रहो मुन्ना भाई में हम सोच भी नहीं सकते थे कोई सीक्वल जो आएगा वो ऐसा कर सकता है, और वो कितना किया। मैं देखने ज़रूर गया था फिल्म, मेरे को उम्मीद नहीं थी, वो पिक्चर ने कितना अच्छा किया यार। फिर उसके बाद वो पीके शायद थी ना? हाँ जी, आई गेस उसके बाद थी वो थी संजू। हाँ जी, संजय दत्त की story। वो भी कितनी कमाल की फिल्म थी। तो पीके का आया जब, तो शायद पीके पहले थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। पीके पहले थी सर, पीके पहले थी। तो पीके में तो ऐसे ही मुकेश छाबड़ा जी हैं। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत बड़े इंडस्ट्री के। हाँ, मुझे डायरेक्टर भी हैं वो, फिल्म भी डायरेक्ट किया उन्होंने। तो उनसे किसी ने कहा यार मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है इधर, जाके देखते हैं। तो हम ऐसे गए तो वो बैठे हुए थे। ओके। तो मैंने उनको बोला पंजाबी में, लुबा जी मैं गुलशन में पटियाले तो हैं जी, ऐसे कोई काम हो तो उन्होंने मुझे देखा, कहते अंदर इंट्रोडक्शन दे दो अपना, ऑडिशन तो अभी कोई नहीं है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कैमरा के आगे, और मैं आ गया। अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म में एक सीन है, बड़ी हीरोइन के साथ है, करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे सर, एक सीन भी तो एक्टर ही करता है। तो मैंने वो ऑडिशन दिया और फिर मैं पहुंचा सेट पे। फिर जो असिस्टेंट थे उन्होंने पूछा कि आप मिले हो क्या सर से? मैंने कहा नहीं। तो कहता ये मिलते हैं। फिर मेरे को बिठाया गया, 10 मिनट तक राजकुमार हिरानी सर बातें करते रहे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। सीन तो वो छोटा सा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था वो, कि मैं उनके बराबर बैठा था। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ ना, मेरे को यही बड़ा अच्छा लगता है कि उन जगहों पर हूँ मैं, उस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स रह चुके हैं। उस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जो मैं जिनकी पूजा करें हम, वो भी छोटा है, उन लोगों के वाला काम कर रहा हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार सर आप अपना रोल भी बता दीजिए, जिनको नहीं पता ऑडियंस में, आपने कौन सा रोल किया था? हाँ, ताकि उनको भी याद आए। वो एक आमिर खान साहब सुसु करते हैं लाल किले की दीवार पे, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो हवालात में अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो सुनना चाहती हैं अनुष्का शर्मा जी। हाँ जी, अनुष्का शर्मा कोहली जी सुनना चाहती हैं कि क्या है ये स्टोरी, ये कौन है। तो वो सुनती है बड़े इंटरेस्ट से, लेकिन डर जाती हैं। फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं वो डर जाती हैं, और फिर वो चिल्लाने लगती हैं पांडे जी पांडे जी। तो अब वो पांडे जी जिनको बुला रही है, जिनको वो पैसे दे के अंदर आई है हवालात में,
वो जा चुके हैं राउंड अप पे, और मैं आगे बोलता हूँ वो तो पांडे जी तो राउंड अप पे गए, कहती मुझे बाहर निकालो। मैं कहता हूँ ऐसे अंदर वाले कब बाहर जाएंगे, ये बाहर वाले डिसाइड करते हैं, अंदर वाले नहीं करते। वो फिर चिल्लाने लग जाएगा, बैठ नहीं तो दूंगा अभी करके, ऐसे ये वाला सीन था। तो बस इतना ही सीन था, लेकिन बड़ा अच्छा सीन। हाँ, मुझे याद है वो वाला सीन। ले आपने कहा नहीं कि आपने अच्छा किया था। अरे सर, अच्छा ये तो बहुत अच्छा आप किया लोग था कहना इनफैक्ट। प्लीज। तो ये था। अब ओके, तो सर आपने और कोई मूवीज़ वगैरह में काम किया है इसके अलावा? और कोई मूवीज वगैरह में काम किया है, कोई बताओ इनको यार, मैं ही बता दूं, चलिए मैं बता। तो मैंने की थी वांटेड, सलमान खान साहब वाली, उसमें भी थे आप सर? उसमें भी थे। उसमें कहाँ सर? उसमें थे जब गनी भाई एक मर्डर करते हैं ना, एक बॉक्सिंग मैच होता है हाँ जी, वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक पुलिस वालों की एक मीटिंग है, कमिश्नर खान गोविंद नामदेव सर मुंबई में ट्रांसफ़र हुए हैं। ओके। अब वो एक आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सामने, उनमें से एक मैं हूँ। जो मुंबई अटैक हुआ था ना कसाब हाँ वाला, जी, हाँ जी। उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ओके। ये 15 दिन से ज़्यादा कहीं रहता नहीं है, और इसका समुंदर के रास्ते से जो आतंकी भेजे थे वो भी इसी ने भेजे थे करके, वो इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू जाती है। ओके। लेकिन उसमें आवाज़ मेरी नहीं थी, अच्छा। किसी वजह से मैं डबिंग नहीं कर पाया था, तो किसी और ने डबिंग किया था। ओके। फिर मैंने की पिक्चर खेले हम जी जान से। ओके। इस फिल्म के बारे में आप जानते हैं? नहीं, मैंने। इसमें अभिषेक बच्चन थे, दीपिका पादुकोण थी। ओके। ये चटगांव का एक केस हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे, जहाँ बच्चों के फुटबॉल ग्राउंड को अंग्रेज़ कैप्चर कर लेते हैं। ओके। तो उसके ऊपर ये फिल्म थी। तो इसमें मैं था दरोगा अंग्रेज़ों का। ओके। लेकिन जो ऑडिशन हुआ था वो हुआ था एक टिकट चेकर का। मतलब एक क्रांतिकारी एक मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ, और उसके बाद वो लोग ट्रेन पकड़ के ट्रेन से भाग रहे हैं। तो ये खबर तो फैल ही चुकी है, तो मैं टिकट चेक करूँ। अब अंग्रेज़ों का नौकर हुआ वो टिकट जब चेक करता है देखता है तो उसके कॉर्नर पे खून लगा हुआ है, टिकट के कॉर्नर पे। ओके। अब इसे समझ आता है, टिकट उनको देने के बाद वो जाके वायरलेस से आगे अगले स्टेशन पे इन्फॉर्म कर देता है कि इसमें क्रांतिकारी हैं शायद। तो फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पे उनको उतार लिया जाता है। ऐसा वाला सीक्वेंस होने वाला था। ओके। लेकिन आशुतोष ग्वारिकर सर जो लगान से है ना, वो एक्टर भी बड़े कमाल के हैं और डायरेक्टर भी बड़े कमाल के और इंसान भी बड़े अच्छे हैं। ओके। तो अगेन उनके साथ भी मैं बैठा, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने बताया। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे से बात जब शुरू की तो ऐसे की कि आपका मैंने ऑडिशन देखा, आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरे पास ना अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रोल नहीं है जिसमें आप फिट हों। ओके। तो ये मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर आपके सामने हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। तो फिर वो बैठे ऐसे बातें करते करते मेरे को कहते आप वैनिटी में जाओ। सेट से मुझे वापस भेज दिया। ओके। वो एक रेलवे स्टेशन रियल इन लोगों ने बुक कर रखा था, जहाँ पे वो स्टीम इंजन वाला बनाया गया था, सारा क्रिएट किया गया था। ओके। तो मेरे को वापस वैनिटी में भेज दिया। तो मेरे को लग गया कि कुछ अच्छा होने वाला है। ओके। तो फिर वो एक पुलिस की यूनिफॉर्म आई, कहते आप ये पहन लो। किसी असिस्टेंट ने आके कहा, मैंने कहा ठीक है। मैं उसके बाद सेट पे आया तो अब ये आशुतोष जी कहते कि अब आपका रोल ये है, एक ट्रांसलेटर है, क्योंकि वो क्रांतिकारी पकड़े जाएंगे। ठीक है। तो अंग्रेज है, पहले वो करने वाला तुम कैडर से आया करने वाला था। तो उन्होंने कहा कि अब वो उसको हिंदी नहीं आती समझो, ठीक है। और अब आप उनसे हिंदी से सुनोगे और इनको इंग्लिश में बोलोगे। ओके। मैंने कहा यहीं पे हिंदुस्तान मार खा सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है। मैं कहा आई कैन स्पीक बट आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। कहता नहीं इतना तो बहुत है। मैंने कहा ये तो रटी हुई लाइन्स है तो वो वाली रट लेंगे। तो फिर मैंने वो रोल किया सर। ओके। मैंने बड़े अच्छे से किया वो भी। तो ये पिक्चर हुई खेले हम जी जान से। फिर उसके बाद आई मेरी जिंदगी में द डर्टी पिक्चर विद विद्या बालन जी। ओके। मिलन लूथरिया सर इसके डायरेक्टर थे। बड़ा ही प्यारा वो एक सीन है, पिक्चर में है 3-4 सीन, लेकिन वो जो एक सीन है जो विद्या जी के साथ है मेरा, विद्या बालन जी, मैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी खूब उन्नति हो। बहुत अच्छी एक्टर हैं और बहुत अच्छी इंसान है। जैसे मैं सेट पे पहुंचा, अच्छा इसका ऑडिशन किसने लिया मालूम है आपको? नहीं। द डर्टी पिक्चर। नहीं। अभिषेक बनर्जी नाम सुना है? हाँ जी। कितने बड़े एक्टर हैं, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर थे। ओके। उनको बुरा तो नहीं लगेगा ये बता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सॉरी लगेगा? अभिषेक जी अगर आप ये देखें आपको बुरा लगे तो, लेकिन मेरी कहानी है तो मैं उसमें बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिल्म थी पहले वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय देवगन सर वाली। उसके लिए ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। तब अभिषेक जो थे वो गौतम जी के असिस्टेंट थे कास्टिंग में। ओके। तब मैंने वो ऑडिशन दिया और उसमें मैं बहुत करीब तक था उस रोल को पाने के।
तो आसिफ बसरा सर जिनकी डेथ हो गई, वो रोल फिर उन्होंने किया, इमरान हाशमी के पापा का। ठीक है। तो वो पिक्चर में मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत क्लोज था उस रोल तक, क्योंकि मैं शायद बहुत छोटा लग रहा था उस दौर में, ये इमरान हाशमी के पापा होने में थोड़ा छोटा लग रहा हूँगा, या क्या रीज़न है मेरे को नहीं पता। फिर उसके 1-2 साल के बाद मिलन सर ने बनाई डर्टी पिक्चर। जी। द डर्टी पिक्चर में फिर तब तक अभिषेक बैनर्जी ने वो ऑडिशन लिया, तो वो एक है डायरेक्टर वेंकटेश, जो रोल मैंने किया। जैसे मैं हैदराबाद में रामोजी राव में हम शूट कर रहे थे, मैं जैसे ही सेट पे गया तो विद्या जी ने कहा आप वेंकटेश कर रहे हो? मैंने कहा जी। कहते मेरे साथ लाइंस कर लोगे, मुझे लाइंस याद नहीं होती। ओके। ये विद्या जी ने कहा। ऐसा नहीं है कि उनको लाइंस याद नहीं होती, उनके पास तो स्क्रिप्ट कब से होगी। हाँ। लेकिन वो ये देखना चाह रही थी कि मैं, मेरे अंदर कोई नर्वसनेस तो नहीं है, क्योंकि वो सीन बहुत अच्छा था। ओके। तो हमने रिहर्सल की एक, वहाँ मैंने फंबल किया, ओके। क्योंकि वो एक ऑरा होता है ना स्टार का। हाँ, होता है। तो एक फंबल मैंने किया, फिर अगली रिहर्सल की, ठीक हुआ, और तीसरी रिहर्सल हमने कर ली, हम रेडी हो गए, और फिर जब शॉट लगा तो एक टेक में पूरा हमने सीन किया। मिलन सर ने वहाँ से ऐसे किया मेरी तरफ, मिलन लूथरिया सर ने। तो वो होने के बाद कटिंग्स वटिंग्स हो गई, सब कुछ हो गई। ये सीन याद है आपको क्या था? नहीं, मैंने वो पिक्चर देखी। ये एक, अरे यार इतनी अच्छी पिक्चर है यार। मतलब सर दो उस टाइम पे घर वाले कहाँ इस ये टाइम सब पे देखने देख देते लो, थे। इस हाँ, टाइम अब पे देख देख लूंगा लो। सर। नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं भी सोच रहा था कि एक ऐसी लड़की जो सी ग्रेड की पिक्चरें करती थी, उस पे फिल्म बनाने का क्या मतलब। जब मैं ऑडिशन दे रहा था, ये मेरे अंदर सवाल था, थॉट था। कि ऐसी क्या इनके पास कहानियों की कमी हो गई कि एक ऐसी लड़की पे फिल्म बना रहे हैं जिसको लोग घर में बैठ के देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी, मैंने तो अपना सीन तो कर लिया। जी। तो आप रो पड़ोगे सर, आप लिटरली रो पड़ोगे। एक सी ग्रेड पिक्चर में, और एक कहानी को जो देने का उनका तरीका है मिलन सर का ना, कमाल है। तो खैर वो सीन क्या था, मैं वेंकटेश डायरेक्टर हूँ, वो एक लव मेकिंग सीन है एक लड़के के साथ, विद्या जी हैं। तो वो कुछ बोलती हैं तो सब हंसने लगते हैं, ओके। जो लाइट मैन ये वो सब हैं। तो कहती हंस क्यों रहे हो? विद्या जी कहती यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? तो कहता मैडम नाटक तो आप कर रही हैं, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं। वो लड़का जो उनके साथ था, तो वो, क्योंकि उस टाइम वो थोड़ा अपसेट होना शुरू हुई थी, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ था सिल्क के। ये वो वाला पोर्शन था, ये वाला सीन था। तो एकदम से फिर मैं बोलता हूँ सिल्क क्या कर रही हो तुम यार, ऐसा लग रहा है तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। पहले जब सीन करती थी तो कट बोलने का भी मन नहीं करता था, अब तो लग रहा है तुम्हारा काम में मन नहीं। तो कहती कैसे मन लगेगा, रोज रोज वही सीन वही ड्रामा। तो मैं कहता हूँ तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है, और वो बना रहा हूँ। ये सीन देखना फिल्म को, बड़ा मजा आएगा। मतलब इसमें मेरी आखिरी लाइन है कि स्टार्स जब खत्म होते हैं तो अंधेरों में खो जाते हैं, और ये खालीपन का अंधेरा जब खाता है ना, तो सबसे पहले स्टार्स की चमक को खा जाता है। कितनी अच्छी लाइन है, लेकिन लिखी उन्होंने बहुत अच्छी थी। मैंने बोली तो ठीक होगी, खैर अच्छी है। तो इसके बाद मैंने मिलन सर के साथ कि कौन सी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा अक्षय कुमार सर वाली, उसमें मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस था। फिर मैंने उनके साथ की बादशाह हो, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या आवाज है सर। ये वाली पिक्चर थी। तो इसके बाद मैंने किया सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके। मैंने मिलन सर के साथ कितने सारे काम किए उसके बाद, बड़े अच्छे इंसान। तो अब और क्या बचा? नहीं और भी, और ये, और इसके बाद मैंने क्या किया? हाँ जी। इसके बाद मैंने कौन सी पिक्चर की थी, मेरे डैड की मारुति। ओके। यश राज बैनर। उसमें जो मारुति खो जाती है, वो अर्टिगा तब नई कार आई थी, उसके ऊपर थी ये स्टोरी पूरी। ओके। तो इसमें वो कार खो जाती है किसी वजह से, और उसको जो ढूंढने वाला इंस्पेक्टर था चंडीगढ़ पुलिस का, वो मैं था। फिर अच्छा, उसमें क्या हुआ, हम लोग ना 17 सेक्टर में शूटिंग कर रहे थे। मैं पुलिस की ड्रेस में वहाँ, तब तक क्राइम पेट्रोल में मैं आ चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो आशिमा छिब्बर जी डायरेक्ट करी थी उस पिक्चर को। तो मुझे आगे कहती गुलशन तुमने क्या क्या किया है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है एक बच्ची मुझे देख के आगे कहती है आंटी आंटी आप क्राइम पेट्रोल की पिक्चर बना रहे हो। मैंने कहा जी बस क्या करें। तो खैर ये था। फिर उसके बाद मेरे डैड की मारुति हुई। उसके बाद मैंने कौन सी पिक्चर की थी, फिर छोटी छोटी पिक्चरें बहुत सारी की हैं जिनको बोलना भी वो है कि क्या है। तो सर मेजरली, अरे हाँ जी बिल्कुल, आगे तो आने दीजिए सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज दबा। तो ये पिक्चर थी धर्मा प्रोडक्शन की, गुंजन सक्सेना द पायलट गर्ल, हमारे देश की पहली महिला जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था कारगिल वॉर में। तो
तो उसमें जो श्रीनगर बेस कैंप का CEO था वो मैं था, ओके। जो रोकता है गुंजन तुम मत जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ, वो वाला। मुझे याद है, मैंने देखी पिक्चर। हाँ। अच्छा, आप ऐसी देशभक्ति वाली देखते हैं? नहीं सर, ये तो सभी देखी देखो है। सर, देखो सिनेमा का हर रंग देखिए, बहुत अच्छा है। ओके। तो सर मैंने देख रहा हूँ मेजरली आपने पुलिस के ही रोल करे हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों, मतलब क्या इंडस्ट्री को प्यार है कि आपको पुलिस वाले ही रोल देने हैं? नहीं 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 नहीं, इतने सारे पुलिस वाले हैं ना भगवान की दया से इस इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा स्ट्रगल है पुलिस का भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे लिए जो काम रखा गया वो मुझे ही मिलने वाला है। ओके। तो पुलिस का क्योंकि मेरी शक्ल है, देखो मेरे ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, अच्छा, मुझ हाँ भी ठीक है, है। ऐसी पर्सनैलिटी है, पुलिस जैसा दिखता हूँ, जी तो पुलिस बनाना मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन एकता कपूर जी हैं जो, जी। है ना, ड्रामा क्वीन, हम्म। उन्होंने मुझे कभी पुलिस नहीं दिया है। ओके। उनका एक शो था कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान, उसमें मैं था साउथ इंडियन। ओके। मैं साउथ इंडियन भी लगता हूँ, अब यहाँ पे ऐसा वाइट कर दोगे तो मैं पूरा लगूंगा अन्ना। ओके। शायद मैंने आपको देखा है उस रोल में। हाँ, मुझे फिर याद आ रहा सुनिए, है। वो मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि वो सीरियल ना 3 महीने में वाइंड अप हो गया, उसको TRP नहीं मिली। ओके। उस टाइम क्या 8:30 बजे सब टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था, और उड़ान एक सीरियल आता था कलर्स पे। वो एक छोटी सी बच्ची ने ऐसा तबाही मचाई थी कि हम लोगों को TRP नहीं मिली, बड़ी अच्छी स्टोरी ऐसे खराब हो गई। ओके। फिर मैंने अभी किया था कुछ साल पहले, ये है चाहते हैं स्टार प्लस पे, तो एकता कपूर जी के साथ मैंने 2 बार किया, दोनों बार हीरोइन का फादर किया, एक बार हीरो का फादर, एक बार हीरोइन का फादर। और ये वाला रोल कैमरे पे मेरा टीवी पे सबसे बेस्ट रोल लगता था। ओके। GPS इस कैरेक्टर का नाम था, प्रीशा का पापा, जो मैं ही था उस कैरेक्टर में, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी थी, बस वो कैरेक्टर एक रिटायर्ड जज था, ओके। मैं एक BA फेल लड़का हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में पास हूँ। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको पुलिस के ही रोल ज़्यादा मिल रहे थे, जो आपने थोड़ा बहुत बताया कि 1-2 रोल आपने करे हैं अदर देन पुलिस। तो सर इससे निकलना, इस वो उसका स्ट्रगल कैसा था सर आपका? पहले निकलना बाद में करते हैं, पहले आने की बात करते हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर थे मेरे दोस्त, जी। एक्टर हैं, अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो मुझसे कहता है कि कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे वो, मतलब थे जो भी थे, कहते गुलशन पुलिस का रोल है, करेगा? मैंने कहा करूँगा, सीरियल्स में जी। छोटे छोटे। ओके। तो मैंने कहा करूँगा। बोलता है बोर तो नहीं होएगा? मैं कहा नहीं। कहता इतना काम दूंगा कि बोर होएगा। मैंने कहा मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जिस काम से मैं प्यार करता हूँ, अगर उसी से मेरा घर चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, जी। तो मैं क्यों बोर होऊंगा? अब देखो इस संसार में ना 140 करोड़ लोग तो हमारे हाँ देश जी। में, सब जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं। मन मार के कर रहे हैं काम, वो ज़िंदगी जी रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर बड़ा मुश्किल काम है, मैं भगवान से माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़रा बड़ा बोलना हो ये, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का, इस यूनिवर्स का, कि मैं जो चाहता था मैं वही करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। अब मैं इंस्पेक्टर हूँ, चोर हूँ, चक्का हूँ, वो तो बस थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर्स हूँ, हैं। है ना। बाकी ये हो जाता है कि मैं, एक दौर ऐसा आया था, अगर मेरे क्राइम पेट्रोल के मेरे जो छोड़ने के टाइम तक के एपिसोड्स हैं ना, वो मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को देखना, क्यों? क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया हुआ है। मैं इतना बोर हो चुका था, इतना मोनोटनस हो चुका था, जो उस लड़के ने पहले कही थी बात, वो मेरे को लगता है वो हो चुकी थी। मैं ड्राइव करता जा रहा होता था शूटिंग के लिए और सोचता था कि वही ड्रेस पहननी है, वही लाइंस हैं, हर कहानी में वही लाइंस हैं, वही कैरेक्टर है, कुछ चेंज नहीं है। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो ना कुछ, तो आप मैनरिज्म ला सकते हो, एक कुछ कुछ स्टाइल बना सकते हो, लेकिन जब आप पॉजिटिव कर रहे हो और इंस्पेक्टर कर रहे हो, तो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है एक्टिंग करने की, फिर वो ओवर एक्टिंग और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ओके। तो वो चीज़ ने थोड़ा सा मोनोटनस कर दिया था मेरे उसको, तो मैं बस काम कर रहा था। और उन चैनल की तरफ से भी कुछ ऐसा था कि ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को दे दिया गया था, क्योंकि सुबू सर जो क्राइम पेट्रोल को जन्म देने वाले इंसान हैं, जो बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जी। उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे, तो उसमें ना तो वो मज़ा था, ओके। ना ही वो वैसी टीम थी, और वो मैं भी वैसे ही था, तो वैसे ही हो गया। तो एक एक्टर को ना, जब तक कोई अच्छा डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं करे, तो अच्छे से एक्टर का भी खत्म हो जाता है। हाँ वो तो है। तो सर जैसे कि अभी हमें पता चला कि आपने फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छे से बिल्कुल करी हुई है, टीवी इंडस्ट्री भी बिल्कुल अच्छे से करी हुई है, तो सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का बड़ा डिफरेंस है। देखो टीवी में काम करना ना बड़ा प्रेशर का काम है। उनको एक एपिसोड बनाना होता है, 20 मिनट की फुटेज डायरेक्टर को देनी होती है, जी। तो उसके लिए वो
अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप थोड़े आराम से काम कर लो, रेस्ट ले लो, सांस ले लो। उनको फटाफट चाहिए, एक सीन खत्म हो गया फिर दूसरे सीन के लिए तैयारी करनी है, इधर लाइटिंग शिफ्ट हो रही है, ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस को भी अगर वो 20-25 मिनट का फुटेज नहीं देंगे शाम तक जी। तो वो डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके। टीवी में किसी का कुछ नहीं है, अगर एक्टर का कोई नखरा है तो एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें ना, टीवी इन सारी चीज़ों से मिलके एक ऐसा बनता है। मैं आपने कुछ देखा होगा, बड़े टीवी एक्टर्स ने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो मेन लीड्स हैं, जी। ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, उनके लिए 300 दिन काम है, उनको फुर्सत नहीं है। वो इतना काम कर करके वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतना, क्योंकि फटाफट फटाफट करना। और एक एक्टर है, हमको दिखाई देना है स्क्रीन पे, तो हमको अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखना है। हालांकि आसान हो जाता है, जब आप पहले 2-4 एपिसोड कर लेते हो तो आपको समझ आता है पूरा ग्राफ क्या है और आप उसमें ढल जाते हो और होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बस ये थोड़ा मुश्किल है। और सिनेमा में क्या है, आपके पास बहुत टाइम है, जी। आपको बहुत पहले से स्क्रिप्ट मिल गई है। अब टीवी में हर रोज़ जाते हो और स्क्रिप्ट मिलती है, इस सीन की ये स्क्रिप्ट है, वो ख़त्म किया, अगले सीन की ये स्क्रिप्ट है, और आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना है सारा कुछ। सिनेमा ऐसा है कि वो पिक्चर लेती है कुछ टाइम, आपका जब प्री प्रोडक्शन, जब फिल्म जन्म लेती है कि अब ये फिल्म बनने वाली है, एक डायरेक्टर है, वो एक स्टोरी है, उसको राइटर के साथ बैठ के उन्होंने समझ लिया। अब उन्होंने समझ लिया कि मेरे को क्या कैरेक्टर्स चाहिए, उनमें कौन एक्टर्स फिट बैठते हैं, वो उन्होंने कास्टिंग कर ली, उनसे कैरेक्टर डिस्कस किया गया, उसको टाइम दिया गया कि आप इस कैरेक्टर को ढाल लो अपने अंदर, है ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लोगों ने क्या क्या किया। अब इतना टाइम मिल गया तो फिर क्या मुश्किल है सर, फिर तो आप आराम से करोगे, क्योंकि एक्टर हो आप, तो कोई ऐसा तो नहीं किसी रोड से पकड़ के किसी को ले लिया है। ओके। तो अगर आप टीवी और सिनेमा में कंपैरिजन करते हो तो सिनेमा आसान है, टीवी बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। हाँ वो तो है सर। और थिएटर एक अलग मज़ा है, वो आपको जो सिखाता है, जो आपको खड़े रहना सिखाता है, बोलना सिखाता है, और वो आपको जीवन जीना सिखा देता है। मुझे ऐसा लगता है जो भी सिनेमा में आना चाहते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रंगमंच को इतना ध्यान से करें। मेरा बेटा जब 12th उसने पास किया, वो कर रहा था कॉमर्स जी। फिर कहता पापा मुझे ना एक्टर बनना है। मैंने कहा यार देख, तुझे बनना एक्टर है और तू पढ़ाई क्लर्क बनने वाली कर रहा है ना, फिर बीकॉम करेगा तो क्या बैंक वैंक का वो बनेगा ना कुछ। तो मैंने कहा एक एक्टर को ना लिटरेचर बहुत पढ़ना होता है, बहुत अच्छे साहित्य के साथ जुड़ना होता है, उसको पढ़ना होता है। और जैसे मैंने प्रेमचंद साहब को बहुत पढ़ा था, तो मैंने उसको कहा प्रेमचंद जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कहानीकार हैं, हरिशंकर परसाई साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं यार। और इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं ना, उन्होंने ऐसी लिखी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते वो दृश्य देख रहे हो, आप रोने वाले सीन पे रो पड़ते हो उसको। तो मैंने कहा तुझे पढ़ना बहुत पड़ेगा, तो उसने तब से पढ़ना शुरू किया। और वो इतना लायक स्टूडेंट है कि उसने इतनी बुक्स पढ़ी हैं और बहुत अच्छा किया उसने। अब फिर उसने क्राइम पेट्रोल में भी किया। ऑब्वियसली मेरी सिफारिश सिर्फ इतनी थी कि उसका ऑडिशन हुआ, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि किसी के कहने से कोई किसी को काम नहीं देता है। अच्छा, क्योंकि प्रूव करना होता ना। हाँ, टीवी में तो आगे जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो प्रूव करना ही पड़ेगा तो आपको। बस फिर उसने फिर बहुत सारे एपिसोड्स किए, उसने नेगेटिव रोल ज़्यादा किए, लड़की छेड़ना उठाना ये वो। और 1-2 बार तो मुझसे भी पिटाई खाई है उसने, ज़िंदगी में तो नहीं खाई, एपिसोड्स में खाई है। और मतलब ये मेरे लिए बड़े अच्छी मोमेंट थी कि मेरा बेटा और मैं स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और क्राइम पेट्रोल के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है। सर इसकी कुछ डार्क साइड है? किसकी? टीवी इंडस्ट्री? मैंने सोचा बेटे की पूछ रहे। नहीं सर, नहीं, कोई डार्क साइड नहीं है यार। देखो क्या, टीवी जब आया ना तो बहुत सारे एक्टर्स के लिए किचन वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। और मैं भी शायद अगर टीवी नहीं होता तो बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सिर्फ सिनेमा था जब, तब तक बहुत मुश्किल था। आपने देखा कि तब क्या होता था, वो मैगजीन होती थी एक, है ना, डब्बा जिसपे रिकॉर्ड होता था, कोडैक वगैरह का ना, तो वो उससे फुटेज मिलती थी करीब 3 मिनट की या पता नहीं कितनी, मैं अच्छी तरह मुझे याद नहीं है। तो अगर कोई फ्री में भी आपके लिए काम कर रहा है और उसने 2-3 रीटेक दे दिया ना, तो वो 14,000 रुपये वेस्ट हो गए। डिजिटल सिनेमा अभी है, तभी नहीं था, तब नहीं था। तो क्या हुआ, आपने उन फिल्मों को उठा के देखिए आप, पहले वाली 90 तक, 90 क्या 2000 तक भी, 90 तक ही शायद, जब वो डब्बा चलता था वो, तब तक ना सर वो 20-25 एक्टर हैं जो आपको हर पिक्चर में दिखाई देते हैं, कैरेक्टर्स।
वो 20-25 ही होंगे। बीरबल सर थे, रमेश गोयल जी थे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो वही तो होते थे बस हर पिक्चर में, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन पे कॉन्फिडेंस था कि एक लाइन बोलनी है, ये बोल देगा। वो एक्टिंग कैसे करेगा उनसे कोई मतलब नहीं था किसी तरह। दे देंगे वन टेक हाँ, या क्योंकि एक्टर तो उनको स्टार्स के साथ पिक्चर बनानी होती, स्टार्स अपने आप निकाल लेंगे। तो जब ये डिजिटल हुआ सिनेमा, उसके बाद ये थोड़ा आसान हुआ। तो टीवी तो बढ़िया रहा इसमें कि किचन के लिए, इसकी डार्क साइड मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती। तो सर कभी आपके ऐसा हुआ है आपने कोई कैरेक्टर निभाया और आप उसमें अच्छे से एकदम घुस गए? मैंने बताया ना अभी टीवी में, क्योंकि देखो पुलिस करते करते चलो आप शुरू की कुछ कहानियों में घुस सकते हो पुलिस में, किसी भी चीज़ में ना, तो फिर जो आप हो नहीं। और जब ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिलता है ना जो आपके व्यक्तित्व से भी मैच करता है, जैसे आप हो, तब जो मज़ा आता है ना वो अलग होता है। जैसा वो था इसमें, ये है चाहते में, मेरा स्टार प्लस का जो शो था, वो बहुत मेरे को मज़ा आता था। मुझे लगता था ये मैं ही हूँ। जी। तो वो कैरेक्टर करने में आपको बहुत मज़ा काफ़ी। ओके। तो सर आपने इस पूरे इंडस्ट्री से, सिनेमा से, टीवी से क्या सीखा पर्सनली और प्रोफेशनली? पर्सनली मैंने ये सीखा कि कर्म ही पूजा है। आपको सिर्फ आपके काम की वजह से कोई जानता है, उसी की वजह से आपके लिए सब कुछ है। और जिस दिन आप नहीं रहते इस लायक, तो फिर बड़े बड़े स्टार्स गुमनामी में चले गए। भारत भूषण सर, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनको, जो उनका अंतिम समय था वो ऐसा था कि मैं क्या बताऊं, जो इतने बड़े स्टार्स रह चुके हैं। तो इसमें बंदे को अपनी वो तैयारी रखनी होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी बेदर्द है ऐसा लगता है। ओके। बाकी और क्या बताऊं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल है कि आप क्या एडवाइस दोगे किसी को कि क्राइम पेट्रोल देखें या ना देखें? क्योंकि वो सतर्क तो कर रहा है लोगों को, ठीक है, बट बहुत लोगों को किसी और चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। अभी आपने ये जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन कह के मेरे को वो कर दिया। अभी तक आप किसी और के सवाल नहीं सर, वो तो एक कॉमन क्वेश्चन थे जो बाकियों के भी थे, मेरे भी थे, बट ये मेरा खुद का पर्सनल एकदम। तो क्राइम पेट्रोल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? सर मेरे घर में तो सब देखते हैं और बहुत ही लगन से देखते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये रियल स्टोरीज पे होता था पहले, अभी का मेरे को नहीं पता है। तो ये हो सकता, ये बहुत अच्छा है जिसने लोगों को बताया कि ये भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि हुआ ये सब कुछ, क्योंकि जिन पे भरोसा था उन्हीं लोगों ने धोखा दिया यहाँ सब कुछ। तो यही लाइफ है। लेकिन अब इससे कुछ गुंडे लोग भी सीख लेते हैं। मैंने एक, आपको पता है ये उदयपुर में एक हनुमान मंदिर है दिल्ली गेट पे, वहाँ के एक पुजारी ने एक लड़की का मर्डर किया और क्राइम पेट्रोल देखा मर्डर करके, फिर उस कैसे बॉडी को ठिकाने लगाया उसने, उस तरीके से एक ड्रम के अंदर बॉडी को डाल के सीमेंट डाल के डंप कर दिया था। तो देखिए एक छुरी है, वो डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन वो भलाई के लिए, कि वो आपको चीर के आपको ऑपरेट करते हैं, आपकी वो निकाल के आपको स्वस्थ कर देते हैं। और वही जब एक कातिल के हाथ में होती है तो वो आपकी जान ले लेता है। तो इसमें दोनों ही, उसमें छुरी का तो कुछ लेना देना नहीं है। अब उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, आपको सिखाने के लिए कोई भी चीज़ आई है तो बुराई दिखा के आपको सिखाई जाती है कि बुराई बुरी है। अब उससे आप बुराई ही सीखना चाहो तो वो एक मेंटल स्टेट होता है, जो जिसको वो करना है वो करता ही है। लेकिन क्राइम नेवर पेज, ये क्राइम पेट्रोल की है। आप जितने मर्जी शातिर हो, अगर पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करेगी तो आप बच नहीं सकते। तो देखना चाहिए, सीखने को मिले तो सीखिए, हर जगह से सीखिए। देखना है, ठीक है, और कुछ गलत काम नहीं करना सीखना है उससे जी। ओके। तो सर आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किस को एक्टर के साथ रहा है, जिनके साथ आपको काम करने में बहुत मज़ा आया? टीवी वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे सरगुन लूथरा जो मेरी बेटी कर रही थी, उसमें इंदिरा कृष्णन जी हैं जो मेरी वाइफ का रोल कर रही थी। उसमें मल्लिका नायक जी हैं जो हमारी समधन का रोल कर रही थी। अबरार काजी जो उसका हीरो था, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा एक्टर है वो। सरगुन लूथरा भी बहुत अच्छी एक्टर है। ये सारे बड़े नाम करने वाले एक्टर्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सभी अच्छे हैं फिल्म में। और स्टार्स में विद्या बालन जी से अच्छा मुझे कोई भी नहीं लगा। बाकी सब अच्छे हैं। हाँ जी। अजय देवगन सर, आप भी बुरा मत मान जाइएगा, ये मुझे मार देते हैं उसमें, बादशाहों में टक्कर मार के मेरे को गिरा देते हैं। तो और सर आमिर खान सर जी, उसमें आमिर खान सर तो हैं बहुत अच्छे, नाइस। उनसे बात करने का अवसर नहीं मिला, सीन में साथ में थे, तो उन्होंने जो स्माइल दिया था उसमें बहुत कुछ था। अच्छा सीन के बाद तो सब अच्छे हैं वैसे इंडस्ट्री में, सब
नहीं तो टिकते कैसे, बुरे लोग कहाँ रहते हैं कहीं। डेफिनेटली। तो सर एक कलाकार के लिए थिएटर कितना ज़रूरी है अगर उसको एक्टिंग में आगे जाना है? थिएटर ना मैं समझता हूँ कि हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें थिएटर के साथ साथ स्ट्रीट थिएटर बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट थिएटर, स्ट्रीट थिएटर जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर ले जाता है। इसको हम नुक्कड़ नाटक की बात नुक्कड़ कर रहे नाटक बोलते हैं। अब क्या है, आप प्रोसीनियम करो स्टेज के ऊपर, सामने ऑडियंस बैठी है और अंधेरा उधर है, लाइट आपके ऊपर है, आपको दिख भी नहीं रहा कि आगे कौन कौन बैठा है, क्या बैठा है। तो उनका रिस्पांस आपको तालियों से पता चलता है जी। कि तालियां बजी और आपको लगा कि आपका डायलॉग बहुत अप्रिशिएट हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। लेकिन जब आप स्ट्रीट थिएटर करते हो वो दिन में होता है, रात में होता ही नहीं। मैंने तो दिन में ही किया और वो सारा, कहीं पे रात भी में आपको होता चालू होगा, कर है ना। देना अब होता आप रोड पे ही हो तो कोई स्टेज नहीं है, आपका ऑडियंस से डिस्टेंस सिर्फ इतना है ना, 1-2 फुट दूर खड़े हाँ हैं लोग। बिल्कुल। और आप जो कर रहे हो ना वो आपको एक्सप्रेशन दिख भी रहे हैं, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर ले जाता है। तो मैंने स्ट्रीट थिएटर बहुत सारे शोज़ किए, मैंने बहुत सारे शोज़ किए। मेरी आवाज़ ही ख़राब होगी, मैं इससे अच्छा गाता था पहले। ये एक प्रॉब्लम है हाँ, क्योंकि दूर तक चिल्लाना है। दूर तक चिल्लाना है। और मेरे साथ क्या था, हमारा ग्रुप ना, हम पंजाब के गाँव में शोज़ करने जाते थे और मेरे को अनाउंस करना होता था क्योंकि मेरी आवाज़ का थ्रो बहुत था। तो यूं करके मैं ऐसे पूरा कि अब से आधे घंटे के बाद ये होने, उसके बाद फिर उसी लेवल पे आप उसी पिच पे आपको काम करना है, वेरिएशन भी देना है, तो वहाँ से तो शुरू करना है ना ताकि सबको सुनाई दे, और बिना माइक के। तो स्ट्रीट थिएटर बहुत करिए, और बहुत ज़्यादा भी मत करिए कि आवाज़ आपके वोकल कॉर्ड्स को नुकसान हो, लेकिन कीजिए ज़रूर क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ता है। मैंने सर वैसे बताऊँ पर्सनली किया है, वेरी गुड। बहुत जगह जाके किया है, और डेफिनेटली उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिल्कुल बढ़ता है। क्योंकि ऑडियंस आपके साइड में रहती है, उनसे भी आपको इंटरेक्ट करना होता है। हाँ जी, हाँ जी, उसको करते करते आप प्ले में अपने कैरेक्टर में भी रहना और उनसे भी इंटरेक्ट करना है। बिल्कुल सही तो फर्माया। बहुत हेल्प करता है वो। जी जी। तो सर एक हमारा सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अब हम पूछेंगे आपसे। तो सर आप डेफिनेटली खुद एक्टर हैं, तो आपको और कौन से एक्टर पसंद है? आपके एक फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मेरे फेवरेट एक्टर मनोज वाजपेयी साहब, ओके और एक्ट्रेस अभी नई में आलिया भट्ट अच्छा करती हैं, ओके। और भी अच्छा करते हैं बहुत सारे लोग, अभी मैं क्या कहूँ, लेकिन मनोज वाजपेयी साहब कमाल। हमें और बहुत एनएसडी पसंद के है। अगर मैं एक्टर्स में नूँ तो पंकज कपूर साहब से बड़ा मुझे कोई नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ओके बहुत अच्छे एक्टर हैं। ओके। और सर डेफिनेटली फिर म्यूज़िक भी सुनते होंगे आप? म्यूजिक तो बहुत गाते भी हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं सर। अभी नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मैं अच्छा तो गाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। तो सर आपका फेवरेट सिंगर कौन था? फेवरेट सिंगर किशोर दा, ओके। तो सर कोई और गाना, रफ़ी साहब भी। कोई गाना हो किशोर दा का गाना कौन सा गाया जाए? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर आपने कभी सोचा कि सिंगिंग में भी कुछ ट्राई कर लूँ? अरे राम, मरवाओगे यार। आपको पता है ये देश ऐसा है, यहाँ पर ना इतने इतने से बच्चे आते हैं, बड़े बड़े उस्तादों की छुट्टी कर देते हैं सिंगिंग में। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। ये तो पता क्या है, ये आप शायद मुझसे भी ज़्यादा बेसुरे हैं, हाँ इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको। तो अंधों में काना राजा हो सकता है, लेकिन सिंगर होना, देखो पता क्या है, हम एक्टर्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने काम पे रियाज व्याज कुछ नहीं करते। जब करते हैं थिएटर वेटर तभी चलता है, हाँ जी, जब यहाँ आ जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सिंगर्स वो तो सर डेली। बिना रियाज के रहते नहीं। आप सोचो, लता जी एंड तक रियाज करती रही, तो सिंगर होना ही भाई बड़ा हमारे बस का नहीं है। ओके। तो सर स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है आपको? क्रिकेट मैंने बहुत खेला, तो देखा भी होगा। अभी भी देख रहा था, अभी 5 आउट हुए इंग्लैंड के, पता नहीं क्या हाँ हुआ। पता नहीं, मैं मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। तो सर कोई फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर तो MS धोनी साहब रहे मेरे। ओके, कल बर्थडे उनका? हाँ, 7 जुलाई वाले 7 जुलाई आने वाला है। वैसे बता दिया मेरी टीम ने, 8 विकेट गिर गए हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जीत ही गए बस। नहीं, वो अभी जे स्मिथ है, बड़ा वो है नहीं, बदमाश। मेरे ख्याल से शायद वो आउट हो गया। अरे वेरी गुड। हाँ आउट हो गया वो, चलिए आगे बदमाश आउट हो गया। ओके, तो सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस सेक्शन का। तो सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखो अभी शुरू हुआ है कुछ अच्छा आना, तो अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ ओके। सिनेमा के लिए।
बस बहुत जल्द वो आने वाला है और आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि जल्दी से हो। बिल्कुल सर। जो मैं कर सकता हूँ वो अभी तक मैंने किया ही नहीं है और वो मैं करना चाहता हूँ ओके और मैं नेशनल अवार्ड लेना चाहता हूँ। ओके। और वो कैसे संभव होगा, आपकी दुआओं के बिना तो नहीं हो सकता सर। सर आपकी बाकी स्किल्स भी उसको तो हमने देख ही लिया है नहीं 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 नहीं, सर, डेफिनेटली कितनी। क्या बात है। तो सर अब हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड हो ही गया है, तो जाते जाते सर आप क्या एडवाइस देते जाएंगे नए एस्पायरिंग एक्टर्स को? हाँ जी, जब मैं थिएटर करता था पटियाला में तो कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं थिएटर को लेके कि बीडी पियो उससे ना बेस बड़ा बनता है। ओके, एक आवाज़ में। एक्टर का हाँ आवाज़ में बेस बनता है। कुछ नहीं बनता भाई साहब। बीड़ी सिगरेट ना इतना नुकसान करती है ना, आपके लंग्स को कमज़ोर करती है। लंग्स में जितनी जान है ना तो आपके डायलॉग्स में उतनी जान होगी। बेस के लिए बहुत ओम का उच्चारण है ना। ओम को अगर अच्छी तरीके से करोगे तो आपका बेस भी बेस बनेगा। आपकी जब यहाँ से आवाज़ आने लगेगी ना पेट नाभि से, तो एक तो आपका स्टेमिना होगा, आपका थ्रो बहुत लंबा होगा थिएटर के लिए जो बहुत ज़रूरी है, और सिनेमा में भी कभी कभी आपको थ्रो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उससे अच्छी होती हैं और आपको बहुत ईमानदारी से अपने ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि आपको दिखना है। आपको काम आपकी वजह से मिलने वाला है, किसी की सिफारिश से नहीं मिलने वाला है। गुलशन कुमार जी ने बहुत फिल्में बनाई थी अपने भाई के लिए, लेकिन किसी काम नहीं आई क्योंकि उन्होंने उस तरफ मेहनत नहीं की थी। तो प्लीज़ किसी अच्छे से थिएटर ग्रुप के साथ जुड़िए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छा साहित्य पढ़िए। साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टोरीज़, कविताएं, गज़ल, गीत, म्यूज़िक को सुनिए और उसको अपने अंदर धारते चले जाइए और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आप सफल हो जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साइकोरियन टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी कोई बात अगर किसी को चुभ गई हो, नहीं सर ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ नहीं होगा। मुझे भी नहीं लगता, मैंने किसी के लिए कही भी नहीं ऐसी बात। बिल्कुल कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सब स्वस्थ रहें और खूब उन्नति हो आप सबकी और साइकोरियन टॉक्स की भी। और आपका शुभ नाम मैं भूल गया हूँ। आशु। आशु याद आ गया। ये आशु, आप भी एक्टर हैं जी। तो आप ये बताइए आपका क्या आगे का प्लान है? ये तो सर आपने मेरा पॉडकास्ट अगला शुरू कर लेते हैं। मेरा पॉडकास्ट नहीं लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए साइकोरियन टॉक्स को और बस खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो Thank मच you सर, so आपने much, अपना thank टाइम you. निकाला। Thank you, और आई होप आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल सबको लगी होगी और आपके बारे में जिनको नहीं पता उनको भी पता चला होगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर। जय हिंद।